हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, अनेकों घटनाएं ऐसी सामने आती हैं जब किशोर वय के लड़के बिना सोचे समझे अपना परिवार छोड़कर चले जाते हैं। इसी कथानक से जुड़ी हुई एक कहानी प्रस्तुत करती हूँ। अब लौट चलें। रोमेश ने चटाई, चादर व तकिया उठाकर एक तरफ रख दिया था। कमरे के कोने में रखे हुए सिंगल गैस चूल्हे पर उसने चाय का पानी रख दिया था। वो खुद ब्रश करने लगा था। लौटा तो चाय का पानी थोड़ा सा बचा था। उसने और पानी डाल दिया था। वो बिछे हुए अखबार पर रखे हुए कप और चाय पत्ती की तरफ हाथ बढ़ाया था। ओहो, दूध का पैकेट और ब्रेड तो अभी पड़ोस से लाया ही नहीं था। उसे अपने ऊपर गुस्सा आया था। वो अपने आप को नहीं संभाल सकता तो परिवार को क्या संभालेगा। माँ सवेरे 7 बजे बिस्तर पर चाय दे देती थी। फिर भी कभी नाश्ते को लेकर तो चाय में देरी को लेकर वो नुक्स निकाला ही करता था। उसने दूध और ब्रेड लाला की दुकान से खरीदी थी। जैसे तैसे चाय फिर से गर्म की थी, दूध डालकर उबाला था। वो साथ में ब्रेड गटक ली थी। फिर दौड़कर लोकल पकड़ी थी। वो कारखाना पहुंचा था। दिन भर काम किया था। दोपहर को कच्चा पक्का खाना खा लिया था। शाम को आकर कोठरी का दरवाज़ा खोला था। इकलौता बल्ब जला लिया था। वो भी रोमेश की तरह थका हारा लग रहा था, इसलिए टिमटिमा रहा था। पता नहीं उसे कब से साफ नहीं किया गया था। रोमेश ने चटाई बिछाई थी और लेट गया था। थोड़ी देर तक उसने आंखें बंद कर रखी थीं। लेटा रहा था। पूरे दिन खड़े होकर मशीनों में काम करना इतना आसान नहीं होता है। शाम के लिए सब्जी लाना भी भूल गया था। कभी भूल जाता है तो कभी जेब इजाज़त नहीं देती। कोने में पड़ा प्याज उल्टा सीधा छाँट कर मोटी मोटी रोटी के साथ खा लेता है। 8-10 महीने में आधा रह गया है। माँ देखती तो रोने लगती। उसकी भी आंखें भीग गई थीं। थोड़ी देर बाद उसने खाना बनाने की सोची थी। आलू, प्याज और मिर्ची काट कर गैस जलाने की सोची कि लगे हाथ चाय भी बना लूं। उसने गैस चूल्हा जलाया था तो चूल्हा जला ही नहीं था। 2-3 बार कोशिश की थी पर शायद गैस ख़त्म हो चुकी थी। उसने गैस सिलेंडर पकड़ कर हिलाया था तो भी गैस रुक रुक कर ज़रा सी निकली थी। उसने माथे पर हाथ मारा था। अब इतनी रात को वो किससे उधार गैस सिलेंडर मांगेगा। वैसे भी इस इलाके में 2-2 गैस सिलेंडर वाले लोग कम ही हैं। वो गैस चूल्हा उसका भी नहीं है और सिलेंडर भी नहीं है। उसका महानगर का दोस्त राकेश पास में ही रहता है। उसने अपने घर का एक्स्ट्रा सिलेंडर वो सिंगल चूल्हा उसे दे दिया था, जब तक उसकी व्यवस्था ना हो जाए तब तक के लिए। घर से निकलो तो बस परेशानी ही परेशानी होती है। लेकिन ये तो उसकी अपनी मोल ली हुई परेशानी है। 1 साल पहले वो भी ठाठ से अपने घर में रहता था। किसने सोचा था ऐसे दिन आएंगे। अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है वो, और एक छोटी बहन है। कुछ प्रारंभिक क्लासेस के बाद न तो वो ढंग से पढ़ाई कर सकता था और न पिता के बिजनेस में हाथ बटाता था। मध्यम वर्गीय परिवार था। पिता चिंतित रहते थे। माँ समझाया करती थी, पर उस समय उसका समझाना उसको जहर जैसा लगता था। माँ बाप कोशिश कर उसको भरपूर आराम, वो जेब खर्च के रुपए वगैरह देते थे, मगर उसको लगता था
कि पूरी दुनिया स्वर्ग है और उसे नरक में बंद करके रखा जा रहा है। एक दिन पिता ने गुस्से में कह दिया था कि अगर तुमको पढ़ना नहीं है तो बिजनेस देखो, मैं अकेला कब तक सब कुछ देखूंगा। 22 वर्ष के हो गए हो, जिम्मेदारी संभालो। उसी रात उसने अपने दोस्त राकेश से फ़ोन पर बात की थी। कुछ पैसे उसने अपने जेब खर्च से बचाए थे, वो कुछ माँ की अलमारी से निकाल लिए थे और चल पड़ा था मुंबई की ओर। स्टेशन पर राकेश उसे मिल गया था। 2-4 दिन अपने घर रख कर खाना पीना खिला दिया था और ये कोठरी किराए पर दिलाकर एक कारखाने में मजदूर की हैसियत से नौकरी दिला दिया था। आज 1 वर्ष हो गया है, वो घर नहीं गया और माँ बाप से बात करने की हिम्मत भी नहीं है कि उसे घर में काम करना मंजूर नहीं था, पर यहाँ मजदूर बनकर काम करना मंजूर है। उस समय वो सोचता था कि वो मुंबई से करोड़पति बनकर घर आएगा। उसे पता नहीं था कि बाहर की दुनिया कांटों से भरी है। रात को लेटते समय वो सोचा करता था कि माँ की नींद रातों को खुल जाया करती होगी, उसे भी कहाँ नींद आती है। ठीक से दिन भर भारी भारी मशीनें चलाता है, हाथ पैर दिन रात दुखते हैं। कम से कम दुकान में काम करने से इतनी तकलीफ तो ना होती। घर घर होता है, घर का खाना, घर का सोना सब अलग होता है। कई बार मन कहता है कि अपना अहम छोड़ दे, आखिर उसके माँ बाप ही तो हैं। छोटी बहन रोली वो भाई दूज पर कितना रोई होगी। उन लोगों के पास तो उसका पता भी नहीं है। उसने अपने चेहरे पर बह रहे आंसू पोंछ लिए थे और उठकर कपड़े पहनने लगा था ताकि लाला के यहाँ से मठा ले आएगा। दूध लाएगा तो गर्म करने का चक्कर हो जाएगा। वो निकलने ही वाला था कि पड़ोस में रहने वाली निर्मला आ गई थी। बोली थी, एक बार आने के बाद तो तुम कहीं जाते नहीं भैया, आज कहाँ जा रहे हो। उसने बताया तो वो बोली थी, अरे पड़ोस के नाते मैं तुम्हारी बहन हुई ना, कम से कम ऐसी कोई दिक्कत हो तो बताना चाहिए था ना। परदेश में हम एक दूसरे की हेल्प करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। वो बोली थी, अब कहीं मत जाना, मैं आ रही हूँ। थोड़ी देर में वो 4 पराठे, सब्जी व चटनी लेकर आ गई थी। फिर बोली थी, आगे से ऐसा कभी मत करना, मैं हूँ ना पड़ोस में तुम्हारी बहन। कोई भी परेशानी हो तो ज़रूर बताना, वादा करो। और उससे वादा ले लिया था। उसका मन भी हल्का हो गया था निर्मला बहन से बात करके। उसके बाद से वो कारखाने से लौटते समय कभी कभी निर्मला दीदी के लिए भी सब्जी ला देता था, क्योंकि उसने उनको कई बार बाजार से सब्जी लाते हुए देखा था। उसे पता नहीं था कि उनके घर में कौन कौन है और वो कहाँ काम करती हैं। उस दिन भी वो उनके लिए सब्जी लाया था तो बाहर से आवाज़ लगाई थी। निर्मला दीदी निकली थी। वो अंदर कोठरी में आने को कहा था। उसने मना किया था। वो कहा था खाना बनाना है। निर्मला दीदी ने कहा था कि आज खाना मत बनाओ, मैंने मक्का की रोटी व सरसों का साग बनाया है, हाथ पैर धोकर खा लो फिर जाओ। वो अधिक देर तक इनकार नहीं कर पाया था और कोठरी के अंदर चला गया था। अंदर मटमैली रोशनी में एक बुजुर्ग से व्यक्ति लेटे हुए थे। उनके हाथ पैर अशक्त से दिख रहे थे। रोमेश एक कोने में रखे हुए स्टूल पर बैठ गया था। उसे निर्मला दीदी ने पानी लाकर दे दिया था। वो कोने में जल रही सिगड़ी की तरफ इशारा करके बोली थी, बस आँच बन गई है, मैं रोटी सेकती हूँ।
तुम मुंह हाथ धोकर आ जाओ। वो बाहर चुपचाप चला गया था। वो हाथ पैर धोकर वापस आ गया था। निर्मला दीदी ने थाली परोस दी थी। वो रोटी गरम गरम देने लगी थी। फिर बोली थी, कुछ अपने बारे में बताओ, कभी पूछने का मौका ही नहीं मिलता। कल छुट्टी भी है। रोमेश ने कहा था, मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप बताओ कि इन दादा को क्या हो गया है और आपके कौन हैं। निर्मला दीदी ने बताया था कि वे दीनू काका हैं और उसके ससुर हैं। पति की एक रोड दुर्घटना में मौत हो गई थी। शादी के 2 वर्ष के बाद ही कोई बच्चे नहीं हैं। गांव में वे लोग बस मजदूरी करते थे और कोई कमाने का जरिया नहीं था, इसलिए यहाँ चले आए थे। निर्मला दीदी ने कहा था कि जितनी दवा दीनू काका की करवा सकते हैं उतनी करवाते हैं, मगर कुछ फ़ायदा नहीं दिखता है। निर्मला दीदी को सिलाई कढ़ाई का काम आता है, इसलिए वे सिलाई सेंटर में काम करती हैं और पास पड़ोस के कपड़े भी सिल लेती हैं। थोड़ी बहुत आमदनी उससे भी हो जाती है। कुल मिलाकर भगवान रोजी रोटी चला देते हैं। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे आए और अकेले क्यों रहते हो। रोमेश ने सहानुभूति पाकर अपनी आंखें पोंछ ली थी। वो थाली रखने उठाई था कि निर्मला दीदी ने हाथ से थाली ले ली थी। रोमेश बैठ गया था। फिर उसने बताया था कि पूरी गलती या नादानी जो भी कहें उसकी ही है। पिताजी ने तो बस उसे रास्ता दिखाना चाहा था, जो सही व सटीक रास्ता था, पर उस समय टीन एज में उसकी समझ में कुछ नहीं आया था। उसने तो ममतामयी माँ को भी दुखी कर दिया था, उस स्नेहिल बहन को भी। उसे अपनी गलती पर पछतावा है, परंतु अब वो जब तक कुछ बन न जाए तब तक वापस घर नहीं जा सकता। यहाँ कारखाने में दम तोड़ मेहनत के बाद साइड में कुछ और काम करने की हिम्मत नहीं रहती। रोमेश ने कहा था, निर्मला दीदी, मैं घर जाना चाहता हूँ, मगर इस तरह नहीं। निर्मला 2 मिनट तक चुपचाप बैठी रही थी। फिर बोली थी, कौन सी कक्षा तक पढ़ाई की है। 12वीं तक। रोमेश ने कहा था, तुम कंप्यूटर सुधारने का काम सीखोगे। हमारे सिलाई सेंटर के ऊपर वाले कमरों में सिखाते हैं। रात को भी क्लासेस चलती हैं। घर जाकर अपनी दुकान के आसपास सेंटर खोल लेना। घर का काम भी देख सकोगे और ये भी। तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी होगी, क्योंकि थक जाओगे। वैसे फीस ज़्यादा नहीं है। अपने घर में रहोगे तो पिताजी को भी सहारा मिलेगा और माँ बहन भी खुश हो जाएंगी। रोमेश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने अगले दिन निर्मला के साथ जाने की बात पक्की कर ली थी। 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स था। बात हो गई थी और रोमेश अगले दिन से जाने लगा था। धीरे धीरे रोमेश के अंदर एक शक्ति का संचरण होने लगा था कि वो कुछ कर सकता है और करके दिखा देगा। 6 महीने बाद कोर्स पूरा हो गया था। प्रबंधक खुश थे कि रोमेश ने समय पर फीस चुकाई थी और भरपूर मेहनत की थी। उसे डिप्लोमा मिल गया था और वो खुश था। सैलरी मिलने पर वो बाजार गया था। वो बाबूजी, अम्मा और बहन रोली के लिए कपड़े खरीदे थे। एक मैक्सी उसने निर्मला दीदी के लिए भी खरीदी थी। शाम को घर आया था तो सोचा था कि खाना बनाकर पैकिंग कर लेगा। कल सुबह कारखाने जाकर हिसाब कर लेगा। कल का ही रिजर्वेशन था। वो दरवाजे का ताला खोलने ही लगा था, तभी निर्मला दीदी आ गई थी। बोली थी कि अब तुम कोठरी में खाना नहीं बनाओगे। आज रात का खाना
कल सुबह का नाश्ता और रास्ते का खाना भी मैं बना कर दूंगी, तुम ना नहीं बोलना। बस रमेश चुप रह गया था। उसने चुपचाप मैक्सी नेबला दीदी को दे दी थी। नेबला दीदी ने कहा था, मना थोड़ी ही करूँगी, मेरे भाई ने दिए, शादी में बुलाना और बड़ा गिफ्ट लूँगी। रमेश शर्मा गया था। नेबला दीदी ने उसके अंदर की शर्म और झिझक निकाल कर एक साहस और शक्ति संचरण कर दिया था, जिससे वो आज वापस घर जाने के काबिल हो पाया है। माँ, बाबूजी और रोली को खुशी देने का श्रेय नेबला दीदी को ही है, वरना वो तो शायद कभी न लौट पाता और यहाँ गुमनामी के अंधेरे में खोया रहता। आज रमेश अपने से कह रहा था, अब लौट चलें। नमस्कार।